नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं झारखंड की। झारखंड की सिचुएशन कुछ ऐसी बन चुकी है कि झारखंड में हेमंत सोरेन को खुद लगने लगा है कि क्या उनकी सरकार गिर सकती है, और उनकी सरकार अगर गिर सकती है तो उसके मायने क्या है। कारण हम सबको मालूम है कि झारखंड में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा अगर किसी ने करी तो वो हेमंत सोरेन है। कैसे? आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री अपने नाम से कोई आवंटन करवाए, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्टर बन जाए। मुख्यमंत्री तो सरकार होता है, जब तक वो सरकार में रहता है तब तक वो लाभ का कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसने समर्पण किया होता है और अब वो सरकार के बिहाफ पर काम करता है और सरकारी सैलरी लेता है। जो भी सरकारी सैलरी है, बेईमानी अलग से जो वो करता है वो करता है, लेकिन बेईमानी जो वो करता है मुख्यमंत्री या कोई मंत्री, तो वो उस बेईमानी के लिए भी बुद्धि का मतलब नमक के बराबर खाता है तो लोग उसको बर्दाश्त करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या कोई मुख्यमंत्री रहते हुए अपने ही राज्य में, अपने ही राज्य के खनन के कामों में अपने ही नाम आवंटन करवा ले और उसका प्रॉफिट ले ले? तो अगर मुख्यमंत्री ऐसा करने लगे, आप सोचो कि नदी अगर अपना जल पीने लगे, पेड़ अगर अपना फल खाने लगे, सूर्य अगर अपनी रोशनी स्वयं ले ले, तो क्या होगा इस संसार का। पृथ्वी अगर जो वो खाना पानी हमारे लिए देती है वो स्वयं खा ले, तो ये संसार चल नहीं सकता। ये बिल्कुल साफ बात है कि अगर मुख्यमंत्री व्यापार खुद करने लगेगा तो फिर राज्य के अंदर तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो जाएगी। हेमंत सोरेन ने कुछ ऐसा ही किया कि वहाँ उन्होंने अपने नाम आवंटन करवा लिए। अब अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी का है वहाँ पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है। जैसे 81 सदस्यों की विधानसभा है, उसमें 30 सदस्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के आते हैं, यानी कि शिबू सोरेन की पार्टी के, हेमंत सोरेन उनकी तरफ से मुख्यमंत्री होते हैं। 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं, 18 सीटें कांग्रेस की हैं और बाकी के लगभग 6 या 5 निर्दलीय हैं। ये एक आरजेडी की भी सीट है और बाकी के निर्दलीय हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी केवल 4 सीट कम है हेमंत सोरेन की पार्टी से, जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि हेमंत सोरेन के 30 और 18 कांग्रेस के, ऐसे दोनों मिलाकर 49 सदस्य उनके पास हैं, कोई एक निर्दलीय भी है। 49 सदस्यों, या आरजेडी में हम कह दें, आरजेडी है उनके साथ, 49 सदस्यों से मिलकर विधानसभा इस समय चल रही है। टोटल संख्या 81 है। वहाँ सरकार बनाने के लिए 41 की संख्या चाहिए होती है। अब अगर हम ये कहें कि 49 की संख्या उनके पास है, उनमें से 9 संख्या कम हो जाती है तो हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाएगी। और 9 संख्या अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाती है तो सरकार उनकी नहीं बनती। लेकिन अगर जो निर्दलीय हैं, उनके समविचार पार्टियां हैं, वो समर्थन दे दें तो फिर उनकी सरकार बन जाती है। यानी कि 49 में से 9 कम हो तो 40 बचेंगे, और ये 9 और बाकी के जो निर्दलीय हैं या छोटी पार्टियों, कोई पार्टी इंडिविजुअल पार्टी बनाकर चल रहे हैं, तो फिर 41 भारतीय जनता पार्टी के पास हो जाएंगे और वो सरकार में आ जाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ऐसे चीज़ें ढूंढना और एक्टिव रहना स्वाभाविक था। हेमंत सोरेन के खिलाफ गवर्नर के पास कुछ लोगों ने कंप्लेंट कर दी। गवर्नर ने वो कंप्लेंट उठाकर इलेक्शन कमीशन को दे दी। इलेक्शन कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने पाया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, प्रेसिडेंट ये लाभ का पद नहीं लेंगे, या कोई एमएलए एमपी भी लाभ का पद नहीं लेगा, लाभ का कोई काम नहीं करेगा। उसने देश के लिए समर्पण कर दिया तो वो उसके लिए करेगा। और लाभ के पद की परिभाषा है अपनी कि सरकारी लाभ के पद पर नहीं होगा। वो इंडिविजुअल अगर कोई काम करता है तो वो कर सकता है, लेकिन सरकारी लाभ नहीं लेगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न छड़ा वो ये था कि क्या हेमंत सोरेन लाभ के पद पर हैं, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल व्यापार कर रहे हैं और इंडिविजुअल व्यापार में खनन का ठेका ले रहे हैं। खनन सरकार अलॉट करती है,
लेकिन वो सरकार का काम नहीं है, मतलब सरकार की सैलरी नहीं है। तो प्रश्न होना स्वाभाविक था कि क्या ये जो काम लिया गया है हेमंत सोरेन की कंपनी के द्वारा, क्या वो लाभ का काम माना जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लगा दी, गवर्नर को भेज दिया। अब हम सब जानते ही हैं कि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो छुपा हुआ हो, भारत में सब कुछ सार्वजनिक हो जाता है। कितनी ही कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हो, वो कभी कॉन्फिडेंशियल रह नहीं पाती। बंद लिफाफे में जो रिपोर्टें दी जाती हैं वो भी लोग लिफाफा देखकर पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या है। हालांकि ये बात बीबीसी ने, या ये बात जब 1971 का युद्ध हमारा पाकिस्तान से चला, उस समय इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टरों ने कहा था कि भारत में नथिंग इज क्या बोला जाए सीक्रेट इन इंडिया। क्यों? क्योंकि उस समय एक प्रकरण इंदिरा गांधी के सामने आ गया था। हमारे विदेश मंत्रालय से बहुत बड़ी खुफिया तंत्र पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी, और वो जो लेज़र बीम के हमले की बात आई थी कि पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों पर लेज़र बीम से हमला होना है, वो बात इंदिरा गांधी के आवास पर केवल सेना प्रमुख से बात हुई और किसी वैज्ञानिक से बात हुई थी। वो बात दूसरे दिन सवेरा जब ब्रिटेन में हुआ तो ब्रिटिश अखबारों में छपा था कि भारत सरकार प्लान कर रही है कि वो लेज़र बीम से पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों पर हमला कर दे। तो आप सोच लीजिए कि इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर के घर पर बहुत कॉन्फिडेंशियल बैठक, जिसमें उनके प्रमुख सचिव साथ में हो, सेना प्रमुख हो और एक दो और लोगों के बीच में हुआ, और इस पर यह कहा गया हो कि प्लान करिए, क्या ऐसा हो सकता है। तो सेना प्रमुख से पूछा गया तो सेना प्रमुख ने कहा भाई अपना घर चेक करो, और लोगों से पूछा गया, उन्होंने घर चेक करो। तो उस समय भी लोगों ने आशंका लगाई थी कि सोनिया गांधी घर में थी। उस समय भी लोगों ने आशंका लगाई थी कि आर.के. धवन, जो कि लंबे समय तक सोनिया गांधी के लिए काम करते रहे, और आर.के. धवन घर में थे। वो हम सब जान ही रहे हैं कि इंदिरा गांधी हत्या केस में भी आर.के. धवन का नाम आया था, जिसमें कि टेकवानी कमीशन ने आर.के. धवन को चीफ एक्यूज्ड बनाया था। हालांकि वो रिपोर्ट राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी भी ठक्कर कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। इंदिरा गांधी असैसिनेशन की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक हुई ही नहीं, जो कॉन्फिडेंशियल एक जज के अध्यक्षता में इन्वेस्टिगेशन करवाया गया था या एसआईटी बनाई गई थी। तो उसमें भी वो बात सामने आई थी। तो ये सामने आया था कि भारत में कुछ भी कॉन्फिडेंशियल नहीं हो सकता। तो अब हेमंत सोरेन को जो चिट्ठी जो इलेक्शन कमीशन ने बंद लिफाफे में गवर्नर को दिया है, वो भी सार्वजनिक लोग कहते हैं हो गया है। और आशंका ये लगाई जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को हेमंत सोरेन लाभ के पद पे हैं ऐसी घोषणा कर दी। तो अब वहाँ पर 2-3 एनोमली हो सकती हैं, 2-3 बातें हो सकती हैं। एक बात ये हो सकती है कि हेमंत सोरेन की एमएलए पद को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए, और जब उनको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। तो संभावना कोई विशेष नहीं बनती। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, वो जो टेंडर उनके नाम हुआ है उसको कैंसिल करेंगे, दोबारा चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत कर आ जाएंगे। ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक बिना एमएलए रहे भी मुख्यमंत्री रह सकते हैं। वो तुरंत वो आवंटन कैंसिल करेंगे अपने नाम का। तो जब अपने नाम का आवंटन वो कैंसिल कर देंगे और वहाँ से वो अपना पल्ला झाड़ लेंगे, तो दोनों दोबारा चुनाव लड़ के आ सकते हैं। दूसरी आशंकाएं लोगों ने ये लगानी शुरू करी कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को वहाँ मुख्यमंत्री बना देंगे और ये व्यापार में चले जाएंगे, बैकडोर से सत्ता वही चलाएंगे राबड़ी देवी की तरह। जैसे राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और सत्ता लालू प्रसाद चला रहे थे, तो वैसे चलाएंगे। लेकिन इसके बीच में जो घटनाक्रम है, इसके बीच की जो फिल इन द ब्लैंक है, उसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो हेमंत सोरेन को ये लगा कि गवर्नर किसी दिन भी प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं कि हेमंत सोरेन की जो सीट है वो अवैधानिक है। झारखंड में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर प्रश्न बहुत ज़्यादा झारखंड में, अगर आप जाएंगे झारखंड से आपके कोई जानने वाले होंगे तो झारखंड के लोग स्वतः कह देंगे कि इस समय भ्रष्टाचार चरम पर है झारखंड में।
अब भ्रष्टाचार जब चरम पर होता है तो जो वो 49 लोग हैं जिन्होंने समर्थन दिया है, इसके अतिरिक्त 3 पार्टियां हैं जिन्होंने समर्थन दिया, तो 49 इंडिविजुअल विधायक और 3 पार्टियां, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल, इन तीनों को भरण पोषण सरकार से होना है। तो एक पार्टी या एक सरकार जो बनी हो या एक मुख्यमंत्री जो बना हो वो सब कुछ खा जाएगा तो ये संभव नहीं है। ईमानदारी की मुख्यमंत्री पद जहाँ चल रहा हो, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, तो योगी जी के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने 2 रुपए का भी कहीं लाभ लिया हो। इसलिए अगर वो जितनी सख्ती करना चाहें वो कर सकते हैं। उनका कोई एमएलए, उनका कोई एमएलसी, उनका कोई पार्टी वर्कर उन पर चूंकि इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, इसलिए वो लूट खसोट की संभावनाएं भी नहीं रहती और वो सख्ती बरतें तो उन पर प्रश्न भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जहां एक मुख्यमंत्री स्वयं लाभ के पद पर इन्वॉल्व हो, वहां समझ लीजिए कि बाकी लोग ये जरूर कहेंगे कि भाई हमारा क्या। अब यहाँ खींचातानी होनी शुरू हो जाएगी, बंटवारे को लेकर समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसे ही हेमंत सोरेन पर यह प्रश्न आया, हेमंत सोरेन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। हेमंत सोरेन के अपने विधायक असंतोष व्यक्त कर सकते हैं, कांग्रेस के विधायक असंतोष व्यक्त कर सकते हैं, आरजेडी की एक सीट है, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो कहने के अधिकारी तो हैं ही। इसलिए हेमंत सोरेन ने क्या किया कि जब उनको लगा कि ये प्रकरण सामने आ जाएगा और इस प्रकरण में मैं फंस सकता हूं और सरकार गिर सकती, केवल 9 विधायकों को इधर से उधर जाना है और कांग्रेस के 18 हैं। कांग्रेस के 18 का तो आलम आप समझ सकते हैं कि 2/3 का 10वीं सूची में फार्मूला भी है। 18 में से 2/3 मतलब 12 टूट सकते हैं। 12 अगर टूट कर जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, क्योंकि 26 और 12 और 3 और चाहिए, हो गया काम। तो 12 कांग्रेस के टूट ही सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का जहाज तो डूब ही रहा है। राहुल गांधी को लेकर आप देख रहे हैं क्या चल रहा है देश में, गुलाम नबी आज़ाद को लेकर क्या चल रहा है देश में देख ही रहे हैं, स्पेशल 26 को लेकर क्या चल रहा है वो भी आप देख रहे हैं। यानी कि कांग्रेस के विधायकों को स्वयं ये विश्वास नहीं है कि वो आखिर कितने दिन तक इस डूबते हुए जहाज पर चल सकते हैं। इसलिए उनको नॉरिशमेंट अगर चाहिए तो चूंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इसलिए जो हिस्सेदारी होती होगी झारखंड में वो तो सीधे पार्टी हाईकमान उसमें ले जाती होगी। बाकी के ये जो कुछ मंत्री बनाए होंगे वो खा पी कर बराबर कर देते होंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनका क्या, उनको वो तो केवल विधायक, सिंपल विधायक होंगे, क्योंकि बड़ी पार्टी के सदस्य हैं। इसलिए बंटवारे में वो जो करप्शन हो रहा है, उस करप्शन के बंटवारे में हिस्सेदारी उनकी हो नहीं सकती। इसलिए उनके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि वो पार्टी तोड़ दें 2/3 को लेकर, और जब नई पार्टी के साथ जाएंगे तो ये जो 12 लोग टूट कर जाएंगे, इनको मंत्रिपरिषद भी वहां मिल सकता है। और मंत्रिपरिषद, भाई धन कमाने को मिले न मिले, मंत्रिपरिषद मिल जाए तो कम से कम रुतबा तो तय हो जाए, रुतबा तो बन जाए प्रदेश के अंदर, और अगले चुनाव की तैयारी तो अच्छे से हो जाए। तो ये संभव है कि हेमंत सोरेन को लगा हो कि कांग्रेस टूटे या उनकी पार्टी में तोड़ने के लिए 20 तोड़ने हैं। भाई 2/3 चाहिए तो 30 हैं उनके पास, 20 टूट जाएंगे। अगर उनके 20 टूट गए तो निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार बन ही जाएगी। 26 और 20 46 हो जाते हैं, और निर्दलीय भी 4-5 रहेंगे। तो हेमंत सोरेन का मानना यह है कि ऑपरेशन लोटस हमारे यहाँ हो सकता है, जो तमाम तरह की मीडिया लगातार ये लगाती रहती है कि ऑपरेशन लोटस चलता है, महाराष्ट्र में चल गया, पीछे उधर कर्नाटका में चल गया, मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस की बात लोगों ने कही। तो ये मानना हेमंत सोरेन का कि ऑपरेशन लोटस चल गया, ये इसलिए नहीं कि बीजेपी उनको तोड़ रही हो, इसलिए क्योंकि उनके यहाँ की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में बंटवारे की स्थिति खराब हो सकती है, और ऐसी स्थिति में विधायक टूट सकते हैं। कांग्रेस के 2/3 टूटे तो भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी, और अगर हेमंत सोरेन के 2/3 टूटे तो सरकार बन ही जाएगी, उसमें कोई दोहराए नहीं है। केंद्र में सरकार है ही बीजेपी की, इसलिए जो भी टूट कर जाएगा वो आगे संभावनाएं भी अपनी देखता होगा कि भाई संभावनाएं केंद्र में है, और बीजेपी का इस समय देश भर में सिक्का भी चल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अगर दामन थामा तो कुछ मिले न मिले, करप्शन करने को नहीं मिलेगा, या कुछ मिले न मिले, लेकिन भविष्य तय हो सकता है, भविष्य की कुछ संभावनाएं अच्छी लग सकती हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हो चुकी है, उसमें किसी का भी भविष्य को लेकर ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा भविष्य कितना अच्छा है, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद बहुत कुछ
ज़्यादा है उनके पास, इसलिए वो कुछ भी लॉस करने से, वो इनके कुछ लोगों के जाने से उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी सरकार तो बनी सकती है और कुछ समय के लिए भविष्य भी अच्छा हो ही सकता है। इसलिए हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास पर बैठक करने के बाद अपने विधायकों को बस में लादा और बस में लादकर बगल के राज्य छत्तीसगढ़, ऐसा कहते हैं प्लेन के माध्यम दो हवाई जहाज की यात्रा से, छत्तीसगढ़ के किसी स्थान पर जाकर उनको टिका दिया जब तक ये जो गवर्नर कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि ऐसा मानना है कि गवर्नर किसी भी समय ये डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि घोषित गवर्नर को ही करना है, तो किसी भी समय घोषित कर सकते हैं। और अगर घोषित कर दिया तो तुरंत फिर विधायकों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हेमंत सोरेन ने अपने प्रोटेक्शन के रूप में छत्तीसगढ़ में अपने विधायकों को रखना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस वाले भी वहाँ रह सकते हैं और हेमंत सोरेन के भी विधायक वहाँ रह सकते हैं। कम से कम उनको ये जो असम में महाराष्ट्र वाले चले गए थे, और ये अगर ऐसे किसी राज्य में चले जाते हैं, अपने ही राज्य में रहते हैं, तो हेमंत सोरेन को लगता है कि उनकी पार्टी टूट सकती है, और टूट गई तो उनके लिए बड़ी भारी समस्याएं हो जाएंगी। इसलिए इस मामले में ऑपरेशन लोटस की संभावना है। ऑपरेशन लोटस अपनी तरफ से नहीं एक्टिव हुआ, लोग लोटस की किसी पुंखड़ी पर जाकर बैठ जाएंगे, और लोग अगर लोटस की पंखुड़ी पर जाकर बैठ गए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनवा लेंगे और अपना भविष्य भी तय कर लेंगे। इसलिए हेमंत सोरेन को प्रोटेक्शन के रूप में ये लगा कि वो अपने विधायकों को कहीं और, इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ में शिफ्ट करने की ऐसी खबरें आई कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में शिफ्ट करने का ऐलान कर दिया और वो लोग वहाँ चले गए। आगे क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।